नमस्कार दोस्तों। आज हम कैलेंडर का बेसिक अध्ययन करेंगे जो कि प्रतियोगिता दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हर प्रतियोगिता में कैलेंडर से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। जैसे कि अचानक से पूछ लिया 12 जुलाई 1950 को कौन सा दिन था, 12 जुलाई 1955 को कौन सा दिन था, या फिर सेम वर्ष में कौन सा कैलेंडर सेम ऐसा ही आएगा, जैसे 2022 के सेम कैलेंडर कौन सा आगे आएगा। तो ऐसे ही रोचक प्रश्न जो होते हैं वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते रहते हैं। जैसे कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि लीप वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष क्या होता है, और प्रत्येक वर्ष में जो 28 29 दिन की फरवरी होती है वो क्यों जोड़ी जाती है, हर 4 वर्ष बाद किस प्रकार से लीप वर्ष आता है। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ बेसिक अध्ययन करेंगे जो कि आगे वाले कंसेप्ट में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो बेसिक होता है कैलेंडर का, जो वर्ष होता है ईस्वी सन में हमारे पास जो कैलेंडर होता है वो होता है एक वर्ष का। दोस्तों, ये जो वर्ष होता है, इस वर्ष में हमें ये दिया गया होता है कि एक वर्ष होता है वो 12 माह का एक समूह होता है, 12 महीने। और वो 12 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो दोस्तों, ये जो 12 महीने हैं, इन 12 महीनों का समूह ही एक वर्ष कहलाता है। अब यहाँ हम ये करते हैं कि सब वर्षों को 2 भागों में डिवाइड किया गया। वो 2 वर्ष कौन से थे कि कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जो साधारण वर्ष होते हैं, साधारण वर्ष, और दूसरा होता है लीप वर्ष, लीप, या जिसे हम हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं, अधिवर्ष। तो दोस्तों, ये अधिवर्ष और लीप साधारण वर्ष होता क्या है? जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं वो लीप वर्ष होता है। या दूसरा ऑप्शन ये मिल जाता है, जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है वह लीप वर्ष होता है। तीसरा ऑप्शन या ये मिल जाता है, जिस वर्ष में 4 का भाग जाता है वो लीप वर्ष होता है। या जिस शताब्दी में 400 का पूरा भाग जाता है वह लीप वर्ष होता है। तो दोस्तों, ये चारों परिभाषाएं लीप वर्ष की हैं। पहली परिभाषा साधारण लीप वर्ष की, हम ये कह सकते हैं कि जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग जाता है और शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वह लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष की पहली ऑप्शन। कई बार 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग जाता है। सेकंड ऑप्शन ये भी मिल जाता है जिसमें फरवरी 26 दिन की होती है। तीसरा ऑप्शन ये दे दिया जाता है कि उस वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो उपरोक्त सभी होगा। दोस्तों, ऐसी स्थिति में पहली कंडीशन लीप वर्ष की 4 का पूरा भाग जाता है। दूसरी कंडीशन शताब्दी होने पर 400 का भाग जाता हूं। यहां शताब्दी से मतलब क्या है दोस्तों? शताब्दी से अर्थ होता है 100 वर्षों का समूह है, अर्थात जैसे 1500 जिसमें इकाई और दहाई का अंक दोनों 0 हो, वे शताब्दी होती हैं दोस्तों। लेकिन सभी शताब्दियां लीप वर्ष नहीं होती हैं। ध्यान रहे, कुछ शताब्दियां लीप वर्ष होंगी और कुछ शताब्दियां लीप वर्ष नहीं होंगी, अर्थात वे साधारण वर्ष होंगी। तो वो आगे हम हल कर लेंगे दोस्तों। जैसे कि 1500 है, 1500 एक शताब्दी है, तो 1500 शताब्दी तो है, लेकिन इसमें 400 का भाग नहीं जाता। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, शेषफल यहाँ 4 थी, 12, 3 शेषफल बचा। तो जब 3 शेषफल बचा तो ऐसी स्थिति में ये लीप वर्ष न होकर ये साधारण वर्ष होगा, या जनरल वर्ष होगा, सामान्य वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। एक सी बात है, तीनों का एक ही अर्थ होता है। दूसरी कंडीशन हमने बता दी कि शताब्दी में 400 का भाग देने से, जैसे कि यही 1600 होती तो 1600 में कट कर शेषफल क्या आ जाता, 0 आ जाता। तो दोस्तों, 1600 की जो शताब्दी थी वो लीप वर्ष था। नेक्स्ट जो है, थर्ड जो लीप वर्ष की विशेषता है वो ये है कि फरवरी 29 दिन की होती है, फरवरी 29 दिन की। थर्ड कंडीशन। और फोर्थ कंडीशन ये है
कि कुल वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो दोस्तों ये 4 कंडीशन जो होती हैं वो लीप वर्ष की कंडीशन होती हैं दोस्तों। तो आज शायद क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि लीप वर्ष में यह चारों ऑप्शन अगर दिए जाएं तो उनमें से कोई एक ऑप्शन भी हो सकता है, तो आपका आंसर वो होगा। चारों में से 3 दिए जाएं, लास्ट में ये कह दो उपरोक्त सभी, तो आपका उत्तर उपरोक्त सभी होगा, ना कि उनमें से ढूंढने की कोशिश करें। तो ये चारों ऑप्शन लीप वर्ष के लिए लागू होते हैं। शेष बचे हुए वर्ष जिनमें 4 का भाग नहीं जाता वे साधारण वर्ष होते हैं। और साधारण वर्ष के भी 2 कंडीशन होते हैं। एक तो ये होगी कि 4 का भाग नहीं जाता, शताब्दी में 400 का नहीं जाता। फरवरी कंडीशन फरवरी 28 दिन की होती है, फरवरी 28 दिन की, और कुल दिन 365 अर्थात 365 दिन होते हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार से ये 366 दिन इसलिए बनाए जाते हैं कि हर 4 वर्ष बाद में जो पृथ्वी की परिक्रमण गति होती है उसका 1 दिन बढ़ जाता है, तो उसको पूरा करने के लिए हर वर्ष 4 वर्ष के बाद में 1 दिन बढ़ा दिया जाता है। तो 365 से 1/4 एग्जिट 1 वर्ष में दिन होते हैं। तो 1 वर्ष में कुल दिनों की संख्या अगर सही से आपको निकालें तो 1 वर्ष में कुल दिन 365 सही 1/4 होते हैं। दोस्तों कभी 365 का जिक्र मत कर देना। अगर आपके प्रश्न यही आ गया कि 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं तो बात यहाँ आ जाएगी 365 सही 1/4। लेकिन अगर आपसे लीप वर्ष दिया जाए, जैसे मान लो 2012 में कितने दिन थे, तो 2012 एक लीप वर्ष है तो उसमें 366 दिन होंगे। तो दोस्तों आपके ये कंसेप्ट लगभग समझ में आ गया होगा, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब देखिए दोस्तों कि हमें महीनों का पता करना है कि कौन सा महीना किस महीने के या कितने दिन का होता है, कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो दोस्तों इसका एक ही रूल है, और वो सबसे बेस्ट रूल जो देसी रूल हम अपनाते हैं वो है ये मुख्य वाला। जहाँ पहाड़ ऊंचा दिखाई दे वहाँ पर 31, जहाँ खड्डा दिखाई दे वो 30 या 28 यही होता है। तो दोस्तों जनवरी से शुरू करते हुए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और फिर वापस इधर अगस्त। तो हम ये कह सकते हैं जुलाई और अगस्त ऊपर ही ऊपर आ रहे हैं। तो 2 महीने ऐसे लगातार हैं जो कि लगातार 31 के आते हैं। एक तो जुलाई और अगस्त, और सेकंड और भी है दोस्तों, दिसंबर और जनवरी 2 ऐसे लगातार महीने और भी हैं जो लगातार 31 दिन के आते हैं। कभी भी ये कन्फ्यूजन मत हो जाना कि इस वर्ष के अंदर अगर एक वर्ष है, लेकिन अगर आपसे ये कहे कि मार्च से लेकर अगले मार्च तक कितने महीने लगातार 31 दिन के आएंगे, तो दोस्तों 2 बार ऐसी कंडीशन आएगी। अब जनवरी को हमने बना लिया है, तो जनवरी का जो कॉलम है वो उठा हुआ है, तो जनवरी 31 दिन, फरवरी 28 या 29, अगर लीप वर्ष है तो 29 दिन की, और अगर लीप वर्ष नहीं है तो सामान्य वर्ष है तो 28 दिन की। फिर मार्च आ जाते हैं, तो मार्च ऊपर उठा हुआ है तो मार्च 31 दिन का। अप्रैल आ जाता है तो 30 दिन का। मई आ जाता है तो 31 दिन का। जून आ जाता है 30 का। जुलाई आ जाता है 31 का। अब मैंने आपसे कहा था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के जस्ट बाद में अगस्त, तो अगस्त 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30 और फिर 31। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 2 रिपीटेशन ऐसे होते हैं हमारे वर्षों के समूह में। जब 31 आते हैं तो देखो दिसंबर 31 में ख़त्म हुआ तो ये जनवरी भी 31 आई है। तो यहाँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे कुल मिला के 365 दिन या 366 दिन हो जाते हैं। अब ये तो आपका हो गया बेसिक दोस्तों। अब आ जाते हैं साधारण वर्ष, लीप वर्ष का क्लियर हो गया दोस्तों। अब आ जाते हैं सप्ताह और हफ्ता में। दोस्तों ये कोई नहीं बताएगा सप्ताह और हफ्ता क्या होता है। हमें ज़्यादातर एग्जाम में सप्ताह का ही जिक्र दिया जाता है, तो सप्ताह में प्रश्नों को हल करने में भी सप्ताह ही काम आएगा। तो दोस्तों हम दोनों को कंसेप्ट को थोड़ा सा हल जरूर कर लें। सप्ताह और हफ्ता में अंतर क्या है? कई जगह हफ्ता लिखा होता है, कई जगह सप्ताह लिखा होता है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, सप्ताह में स है तो सप्ताह में अर्थ होता है 7 दिन का समूह। एक सप्ताह में 7 दिन, लेकिन एक हफ्ता में 8 दिन होते हैं दोस्तों।
ये दोनों में डिफरेंस है। अगर प्रश्न आ जाए कि सप्ताह में दिनों की संख्या 7, हफ्ता में दिनों की संख्या, अगर हफ्ता आ जाता है तो दिनों की संख्या 8 होगी ना कि 7। उसमें एक दिन वो जो श्रांत वाला होता है वो भी दिन आखिर वाला भी गिन लिया जाता है। जैसे संडे टू संडे, संडे से संडे तक, ये एक हफ्ता होता है ना कि सप्ताह। शनिवार संडे टू सैटरडे, तो ये एक सप्ताह है। संडे टू सैटरडे ये एक सप्ताह है, और संडे टू संडे, संडे टू संडे ये एक हफ्ता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सप्ताह और हफ्ता में अंतर होता है। नेक्स्ट है पखवाड़ा। पखवाड़ा पखवाड़ा होता है 15 दिन, जिसमें 2 सप्ताह और 1 दिन शेष रहता है, उसे हम पखवाड़ा कहते हैं। यानी महीने को 2 भागों में डिवाइड करने की जो प्रोसीजर है वो है पखवाड़ा 15 दिन का। और महीना होता है 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन या 31 दिन, इनमें से कोई भी हो सकता है। ये कंडीशन सिर्फ फरवरी महीने की होगी, जो कि लीप वर्ष होने की स्थिति में 29 का और साधारण वर्ष होने की स्थिति में 28 का। अब आगे दोस्तों, ये हो गया आपका पखवाड़ा और ये हो गया आपका महीना। अब आ जाते हैं दोस्तों दिन। तो एक महीने को जो दिनों में विस्तारित किया गया या विस्तार रूप से लिखा गया, तो वो जो दिन है वो महत्वपूर्ण होते हैं सप्ताह में। यानी एक सप्ताह में दिनों की संख्या सोमवार से शुरू होकर, सोमवार यानी मंडे, सोमवार, मंगलवार, वार जरूर लगा देना दोस्तों, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार। तो इस प्रकार से दोस्तों एक सप्ताह में, और रविवार के जस्ट बाद में वापस सोमवार आ जाता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम पहले वाले दिन को सोमवार मानकर चलते हैं। तो इस प्रकार से सप्ताह में कुल दिनों की संख्या 7 हो गई। अब यहाँ मेन पॉइंट ये है आपका दोस्तों कि कई जगह गुरुवार को बृहस्पतिवार लिखा जाता है, बृहस्पतिवार, और अंग्रेजी में इसे सोमवार को मंडे, मंगलवार को ट्यूसडे, बुधवार को वेडनेसडे, गुरुवार को थर्सडे, शुक्रवार को फ्राइडे, शनिवार को सैटरडे और रविवार को संडे कहते हैं। तो ये एक क्रमागत होता है, यानी मंडे टू संडे। तो ये एक प्रकार से सप्ताह होता है। लेकिन अगर 8वां दिन इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, सोमवार से सोमवार, तो वो एक हफ्ता होगा ना कि सप्ताह। दोस्तों अब आ जाते हैं इसके मेन टॉपिक पे कि हमारे जो क्वेश्चन आते हैं इनमें से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये वो देखिए दोस्तों। इनमें से जो क्वेश्चन बनते हैं कि पहला क्वेश्चन बन गया एक वर्ष, सामान्य वर्ष, छोटे बच्चों के लिए भी बन जाता है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, जैसे कि 12 महीने, उनके नाम जनवरी से दिसंबर। कौन सा महीना 28 या 29 का हो सकता है, तो वो होता है फरवरी का महीना। कब होता है 29 का, जब लीप वर्ष होता है तो फरवरी 29 दिन की, और लीप वर्ष सामान्य वर्ष होना है पर फरवरी 28 दिन की। लीप वर्ष की विशेषता क्या है, तो लीप वर्ष की 4 विशेषताएं हैं। किसी वर्ष में 4 का भाग जाए, शेष पर शून्य बचे, या शताब्दी होने पर 400 का भाग जाए। फरवरी 29 दिन की होती है और कुल वर्ष में 366 दिन होते हैं, ये लीप वर्ष की पहचान है। और जो शेष इनसे अलावा जो बच गए वर्ष वो साधारण वर्षों की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन हो गया, सप्ताह में दिनों की संख्या 7 कौन कौन से दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। फिर रिपीटेशन में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस प्रकार से ये रिपीटेशन चलता रहता है। एक हफ्ता क्या होता है, हफ्ता में दिनों की संख्या क्या होती है, तो हफ्ता होता है 8 दिनों का समूह। जब हम किसी को कैसे करते हैं, जैसे संडे टू संडे, मंडे टू मंडे, ट्यूसडे टू ट्यूसडे, तो इस प्रकार से जो होता है वो होता है हफ्ता। पखवाड़ा क्या होता है, पखवाड़ा होता है 15 दिन का समूह, जिसमें हमारे कोई विशेष योगदान नहीं होता, वैसे ही सामान्य पर्सन की स्थिति में आता है। बाकी कैलेंडर में किसी भी काम के ये नहीं आता है कि जैसे कि किसी का दिन निकालना हो, किसी का कितने वर्ष बाद में क्या होगा, तो इसमें किसी रूप में पखवाड़े का कार्य नहीं होता। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये विषम दिनों की संख्या क्या होती है। अब आ जाते हैं विषम दिन। विषम दिन,
दोस्तों विषम दिन 0 से 6 तक हो सकते हैं, या तो 0 होगा या अधिकतम विषम दिनों की संख्या 6 होगी या 7 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसकी एक वजह है जिसे हम ओड डे भी कहते हैं। ओड डे यानी विषम दिन। यही आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होता है किसी भी तारीख का वार निकालने के लिए। किसी भी तारीख का अगर दिया गया वार है तो नेक्स्ट में कब किसी तारीख का वार कैसे ज्ञात करें, उसके लिए इन विषम दिनों का योगदान महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले कि विषम दिन निकाले कैसे। जैसे एक महीने का विषम दिन निकालें, जैसे जनवरी, तो जनवरी में विषम दिन तो जनवरी में कितने दिन होते हैं दोस्तों, तो जनवरी में कुल दिन होते हैं 31। तो 31 में 7 का भाग दे देंगे। तभी मैंने आपसे कहा था कि विषम दिन 1 से 6 तक हो सकते हैं, 7 भी नहीं हो सकते, क्योंकि आपने जब भाग दिया होगा, कभी भाग किया होगा, तो जिस संख्या का हम भाग देते हैं शेषफल उस संख्या से बड़ा नहीं आता, ना तो उसके बराबर आता और ना शेषफल उससे बड़ा आता। जैसे कि सपोज करो कि 15 में भाग दिया, 7 का दिया, तो किसी ने गलती से ये कर दिया कि 7 एकम 7 और शेषफल बच गए 8। तो दोस्तों ये गलत प्रोसीजर होगा, क्योंकि इसमें भाग 2 बार भी जा रहा था, 14 बच गया 1। तो इस स्थिति में शेषफल किसी भी स्थिति में 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कहते हैं विषम दिनों की संख्या किसी भी स्थिति में 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती। वर्ष में हो, चाहे महीने में हो, चाहे शताब्दी में हो। 200 वर्ष में भी हो सकता है विषम दिन, पूछ ले आपसे, तो 200 वर्ष में भी विषम दिन ज़्यादा से ज़्यादा 6 ही होंगे, 6 से कम ही होंगे। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जनवरी में विषम दिन 7 चौक 28 बच गए 3, तो 3 दिन ये विषम दिन हो गए। ये विषम दिन आगे काम आएंगे दोस्तों। पहले विषम दिन निकालना सीख लीजिए। फरवरी में अब यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा कि फरवरी में विषम दिन क्या निकालें। अगर मान लो सपोज करो कि 2012 की फरवरी में विषम दिन, तो ध्यान दीजिए 2012 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है तो इसमें फरवरी में जो विषम दिन आएंगे वो आएंगे 29/7 अर्थात 1 दिन। 7 चौक 28 यानी 1 दिन इसका विषम दिन बच गया। फरवरी 2013 ही मान लो कि फरवरी में विषम दिन, तब आ जाएगा 28/7 अर्थात 0 दिन। कोई भी महीने का विषम दिन निकालना हो बहुत आसान है दोस्तों। दिनों की संख्या में 7 का भाग दे दीजिए तो आपका विषम दिन तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से हम विषम दिनों को विशेष ध्यान रख लेना है। अगर हम जनवरी में करें तो जनवरी में विषम दिन कितने आए दोस्तों, 3। फरवरी में 0, 1। मार्च में अब पता चल गया है कि मार्च में भी विषम दिन 3 ही आएंगे, क्योंकि मार्च में 31 है, तो जनवरी में अगर विषम दिन 3 है तो 31 वाले में सभी में विषम दिन 3 आएंगे। अब मान लो कि अप्रैल, तो अप्रैल में विषम दिनों की संख्या 2 होगी। दोस्तों बहुत आसान है विषम दिन ढूंढना। ये विषम दिन ही हमें सप्ताह के दिनों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों तैयार कर लें। मई में 31, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 2, 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। इस प्रकार से विषम दिन निकालेंगे दोस्तों। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट। ध्यान दीजिए कि विषम दिन एक वर्ष में कितने होते हैं, जबकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि विषम दिनों की संख्या अधिकतम 6 हो सकती है। तो एक वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, एक वर्ष। ध्यान दो दोस्तों, एक वर्ष में विषम दिन, अगर लीप वर्ष है, लीप वर्ष में विषम दिन कोई भी हो, तो लीप वर्ष कितने दिन का होता है, 366 दिन का बटा 7। तो विषम दिन हमारे पास आ जाएंगे 35 बच गया 1, 7 दूनी 14 बच गया 2, अर्थात 52 सप्ताह 2 दिन। तो हमारे पास जो 2 दिन बचे शेषफल, ये 2 दिन ही विषम दिन है। विषम दिन। तो एक वर्ष में अधिकतम विषम दिन 2 हो सकते हैं, क्योंकि अधिकतम जो दिनों की संख्या वो 366 हो सकती है। साधारण वर्ष में अपने आप ही आ जाएगा दोस्तों 52 सप्ताह 1 दिन शेष बचेगा। तो साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो साधारण वर्ष में जो विषम दिनों की संख्या होगी वो दोस्तों कितनी होगी, 365/7 अर्थात शेषफल बच गया 1 शेषफल।
एक शेषफल बचा तो एक ही विषम दिन होगा। अब यहाँ ये एक विषम दिन क्या होता है, ध्यान दीजिए दोस्तों। कई बार हम कैलेंडर को देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कैलेंडर जो जिस वर्ष से, जैसे अब दोस्तों यहाँ देखिए 1 जनवरी 2019 को सोमवार था। अब आपसे अचानक से पूछ ले कि 1 जनवरी 2020 में नई साल जो आएगी, नेक्स्ट साल जो आएगी, वो कौन से वार से शुरू होगी, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पहले तो ये देखिए कि 2019 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। ये एक साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है तो शेषफल कितना बचा, एक बचा। तो 2000 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 मंगलवार से शुरू होगी। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और शेष जो अब आगे जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें ये ज्ञात करेंगे किसी तारीख का हमें वार दिया जाए और आगे या पीछे की कोई भी तारीख का हमसे वार पूछ ले। जैसे कि मान लो 15 अगस्त 2012 को अगर मंगलवार था, तो 15 अगस्त 2013 को कौन सा वार होगा, 20 अगस्त 2013 को कौन सा वार होगा। तो इस प्रकार से के प्रश्नों का हल बहुत आसानी से और फॉर्मूले के साथ बहुत सटीक और सही निकालने का फॉर्मूला बताऊंगा दोस्तों। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, और अगर ऐसी ही रोचक जानकारी आगे भी जारी रखना चाहते हैं दोस्तों, मैंने आज ये प्रारंभ किया है। बाकी मैं मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन और अपलोड करता हूँ। बाकी ये प्रारंभ इसलिए किया है क्योंकि अभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की लगभग डेट घोषित हो चुकी हैं, तो उनमें ये महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रतियोगिता की में जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और जिनमें से कैलेंडर भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में आता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें। जिनको गणित में रुचि है वो गणित के वीडियो भी देख लें, और जिसको रीजनिंग में रुचि है तो दोस्तों वो रीजनिंग वाले क्वेश्चन ही देखें। रीजनिंग के क्वेश्चन भी मैं डेली एक अपलोड करूंगा, और मैथ से रिलेटेड भी एक डेली का एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,